हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर में लास्ट क्लास में अपन ने जो पॉलीहेलोजन यौगिक है उनके जो लास्ट क्लास थी मतलब आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में अपन जो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में कुछ पोर्शन बचा हुआ था उसको आज कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे अपन वो करेंगे एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास में अपन सीखते हैं कुछ नया। ठीक है, तो टाइटल आज का जो है वो है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ शब्द अपने पास यहाँ पर आएंगे कि जिनसे अपन जो है वो त्रिविम समावयवता, जिसके की दो प्रकार होते हैं, ज्यामितीय और प्रकाशिक। उनमें से प्रकाशिक समावयवता का डिस्कशन भी अपन यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनका अपन को ध्यान रखना होता है। जिनमें से पहला जो शब्द है अपने पास है समतल दूरवृत्त प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है जिससे कि आपको सारी चीज है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहली चीज है समतल दूरित प्रकाश। समतल दूरित प्रकाश का मतलब क्या होता है? तो जैसे जनरल लाइफ में अगर देखें अपन तो बल्ब या ट्यूबलाइट जो है उसकी रोशनी जो है वो पूरे कमरे में या जहां पे अपन ने उसको जला रखा है वहां पर जो है वो समान रूप से वितरित होती है सब जगह पर। लेकिन अगर अपन को उसको एक ही तल में ले जाना है तो एक उपकरण काम में लेते हैं जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि निकोल प्रिज्म जो है वो क्या काम में आता है। तो देखो, समतल दूरित प्रकाश की परिभाषा आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये एक साधारण प्रकाश स्रोत है, बल्ब या ट्यूबलाइट कुछ भी मान सकते हैं आप। जब किसी साधारण प्रकाश स्रोत से साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, और प्रेक्षण नली है जिससे अपन ये पता लगाएंगे कि उसका रोटेशन किस तरफ होगा। ठीक है, बाकी आप यहीं से बोल सकते हैं कि जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो उसका तल एक ही दिशा में जाता है। किस दिशा में? एक ही दिशा में। हो सकता है ऐसा हो जाए, इस तरफ भी हो सकता था। ठीक है, इस तरफ भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह से रोटेट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो विश्लेषक है, पर्दा है जिसके ऊपर अपन को ये प्रकाश है वो घूमता हुआ या घूर्णित होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्राप्त प्रकाश जो है उसका तल एक ही दिशा में हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं समतल दूरवृत्त प्रकाश। ठीक है, अब ये क्या काम में आता है उसको अपन देखेंगे आगे कि समतल दूरवृत्त प्रकाश है उससे क्या फायदा होने वाला है। सेकंड जो अपने पास है वो है किरेलता। किरेलता का मतलब होता है कि यदि किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो, अध्यारोपित का मतलब ढके नहीं उसको। जब किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं किरेल। ठीक है, तो वे वस्तुएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं वो किरेल वस्तुएं कहलाती है, तथा इस गुण को बोलते हैं अपन किरेलता। जैसे डेली लाइफ के एग्जांपल से अपन समझते हैं इसको। जैसे मान लो आपसे पूछ जाएगी चाय का कप है ना, चाय का कप वो किस प्रकार का होगा, मतलब किरेल होगा या किरेल नहीं होगा। ठीक है, तो चाय के कप में जो डंडी होती है वो केवल एक ही तरफ होती है, इसका मतलब वो क्या है? किरेल है, किरेल। लेकिन अगर ऐसे बोले आपसे पानी का गिलास या फिर और किसी भी गोले के लिए, आयत के लिए, इस तरीके से किसी भी आकृति के लिए कहा जाए आपसे, तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी दिखाई देगी मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर। ठीक है, इसलिए कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। अध्यारोपित का मतलब है ढकना, ढक दे अगर तो वो होगी एकायरल। ठीक है, मतलब वो किरेल नहीं होगी, और जो नहीं ढके वो होती है किरेल। ठीक है, ऐसे ही एक बार कंपटीशन में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि जो दस्ताने होते हैं ना, दस्ताने वो कौन सी वस्तु होती है, मतलब निम्नलिखित में से किरेल वस्तु कौन सी होती है? तो दस्ताने जो होते हैं, ग्लव्स जो होते हैं हाथ में पहनने वाले, वो ग्लव्स जो है ना वो भी क्या होते हैं, या फिर हाथ के लिए बोला जाए तो वो भी क्या होता है? एक तरह से किरेल वस्तु या किरेल होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज लिख रखी है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको मान लो से पूछ जाए कि किरेल कार्बन किसे कहते हैं, कौन सा? किरेल कार्बन। अब किरेल को आप हमेशा याद रखो असममित कार्बन के नाम से, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। क्या नाम याद रखना है? किरेल का नाम जो याद रखना है वो रखना है आपको असममित के नाम से याद रखना है। मतलब जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर, ध्यान से सुनो, जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह या परमाणु जुड़े हुए हों, जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हुए हों तो उसको हम बोलते हैं किरेल या असममित कार्बन। और इस असममित कार्बन को स्टार से प्रदर्शित करते हैं। किससे?
स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ए बी सी डी चारों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर अगर इस यौगिक को उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो देखो ये सीधी लाइन है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर, ये तो इसको ढक लेगी, लेकिन ये वाले जो समूह है ना वो क्या है, भिन्न भिन्न है। इसका मतलब ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे। तो जिस रूप में अपन ने इसको लिख रखा है उस रूप में ये क्या हुआ, ध्रुवण गुणक हुआ। कहने का मतलब किरेल हुआ, किरेल। किरेल को ही ध्रुवण गुणक भी बोलते हैं, आगे देखेंगे अपन इस चीज को। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि CH3CHOH और COOH। ठीक है, इसमें आपसे पूछेंगे कुल कार्बन कितने हैं, तो कुल कार्बन सबको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, 3 कार्बन है, 3। लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें किरेल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आप सोचो देखिए इसमें किरेल कार्बन परमाणु जो है वो कितने हैं, इसके अनुसार आप इसको डिसाइड करो। ठीक है, एक बार सोचो देखिए कि इसमें किरेल कार्बन जो है वो कितने हैं। किरेल कार्बन का मतलब मैंने बताया कि एक कार्बन की चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े होने पर वो किरेल कार्बन या असममित कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो देखो जिस भी स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर एक आया, एक वो राइट आंसर है, क्योंकि देखो इस पहले वाले कार्बन को देखेंगे तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन समान जुड़े हुए हैं। दूसरे कार्बन को देखेंगे इसको तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन समान जुड़े हुए हैं। लेकिन इसको देखेंगे ना इसको, तो इसमें देखो एक तरफ कौन जुड़ा हुआ है, CH3, एक तरफ COOH, एक तरफ OH और एक तरफ H। ठीक है, तो चारों समूह जो है वो क्या है, अलग अलग है। और इस यौगिक का जो नाम होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम होता है, लैक्टिक अम्ल। वैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लैक्टिक अम्ल के डी और एल समावयव, मैं भी बता रहा हूं आपको कि डी और एल क्या होते हैं, तो डी और एल समावयव पूछे गए थे। तो तीसरा जो टॉपिक अपना रहेगा ना वो यही रहेगा जिसके अंदर अपन ये डी और एल ये जो है वो क्या होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है ध्रुवण गुणकता। क्या नाम होता है, ध्रुवण गुणकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी मैंने आपको कहा था कि किरेल जो होते हैं ना, किरेल वो ध्रुवण गुणक होते हैं, इसका मतलब समझते हैं अपन। तो इसकी परिभाषा भी जो किरेल होता है ना, किरेल उसी के जैसी होती है। वे यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं तथा जिनमें किरेल कार्बन पाया जाता है। वे यौगिक जिनमें किरेल कार्बन होता है तथा जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते प्रकाशिक समावयव या ध्रुवण गुणक कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयव या ध्रुवण गुणक कहलाते हैं और इस गुण को प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण गुणकता कहते हैं। ठीक है, अब ध्रुवण गुणक जो यौगिक होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है दक्षिण ध्रुवण गुणक, कौन सा, दक्षिण ध्रुवण गुणक, और एक होता है वाम ध्रुवण गुणक। दक्षिण ध्रुवण गुणक को अपन लिखेंगे डी से और वाम ध्रुवण गुणक को लिखेंगे एल से। जब भी कभी भी आपके सामने वामावर्त या वाम शब्द आ जाए इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड मानेंगे इसको, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा जो है ना वो भी यही होगी कि वे यौगिक, परिभाषा लिख लो आप इनकी, दक्षिण ध्रुवण गुणक हो गया मतलब ये। तो अगर मान लो मैं आपको इस डी की परिभाषा बताऊं, डी की, तो इस डी की परिभाषा है वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, दाईं ओर राइट साइड में घुमाते हैं, उनको अपन बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक। और जो बाईं ओर घुमाते हैं ना उनको बोलते हैं वाम ध्रुवण गुणक। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है कि लैक्टिक अम्ल के जो डी और एल समावयव है ना वो कैसे बनेंगे और ये निर्धारित कैसे करेंगे कि डी कौन सा होगा और एल कौन सा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो लैक्टिक अम्ल है उसको मैंने इस तरीके से बना दिया है। और हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी यौगिक जो होगा यौगिक उसमें हमेशा क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा का मतलब है ये जो आड़ी लाइन होती है ना, आड़ी ये इसी के अंदर परिवर्तन होगा। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसको घर पे भी आप देख सकते हो, जैसे अगर अपन टीवी देख रहे हैं, सामने से टीवी देख रहे हैं फ्रंट से, तब तो जो ऑब्जेक्ट जो भी उसमें चल रहा होगा वो आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन अगर उन्हीं ऑब्जेक्ट को आप साइड में रखे हुए किसी ग्लास कांच के अंदर देखते हैं या ड्रेसिंग के अंदर आप देखोगे जहां पे कांच लगा होगा उसके अंदर आप देखोगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो उल्टे दिखाई देगा, उल्टे। लेकिन जो खड़ा इंसान है वो खड़ा ही दिखाई देगा, बस उसके जो हैंड है ना, हैंड मूवमेंट जो है वो आपको उल्टे दिखाई देते हैं। इसका मतलब हमेशा क्षैतिज रेखा में परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अपन डिसाइड कर रहे हैं कि डी कौन सा होगा और एल कौन सा होगा। तो उसके लिए देखो करना क्या है, इस कार्बन से जो परमाणु जुड़े हुए हैं ना, परमाणु, समूह नहीं बोल रहा हूं मैं, परमाणु, उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता देंगे। किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा ऑक्सीजन का, सबसे कम परमाणु क्रमांक होगा हाइड्रोजन का।
यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर इसको मिलेगा और 3 नंबर इसको मिलेगा। अब ये जो 1 नंबर लगा हुआ है यहाँ पर, इस 1 नंबर से राइट साइड में घूम के देखेंगे और लेफ्ट साइड में भी घूम के देखेंगे। जिसमें ज्यादा क्रम बने, ध्यान से सुनो, जिसमें ज्यादा क्रम बनेगा उसके अनुसार अपन इसको निर्धारित कर देंगे। तो देखो अगर अपन इधर चलते हैं इधर तो क्या आएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3। अगर इधर से चलते हैं ना तो क्या था, 1 3 4 2, ठीक है, ऐसे चलते तो देखो इसको अगर मैं 4 को ऐसे मिस कर देता हूं तो 1 2 3 हुआ, 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें है ना, इसमें 1 2 3 का क्रम आ रहा है इधर से, लेकिन इसमें आप मिस कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, इन दोनों को हटाओगे तो आएगा यहाँ पर क्रम। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पहले वाला जो उसमें राइट साइड में जा रहे हैं, दूसरे वाले में निश्चित रूप से लेफ्ट साइड में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप कंफर्म करके भी देख सकते हो। ये देखो इस तरीके से अगर आप यहाँ चलोगे तो वही 1 2 4 3 आएगा, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं इधर, ठीक है। तो प्रकाशिक समायोजकता की परिभाषा बता दी मैंने आपको, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इनको नोट कर लीजिएगा सब चीजों को। प्रकाशिक समायोजकता, ध्रुवण गुणनकता क्या होती है, 2 प्रकार के होते हैं, डी और एल को निर्धारित कैसे करते हैं ये बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है रेसिमिक मिश्रण। इसी को अगर प्रक्रिया के रूप में पूछेंगे, क्रिया के रूप में, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं रेसिमीकरण। क्या पूछ सकते हैं, रेसिमीकरण। इसको है ना आपको याद रखना है इस तरीके से, डीएल मिश्रण। क्या याद रखना है, डीएल मिश्रण। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि हो सकता है कहीं पे डी की जगह पे प्लस लगा हुआ मिल जाए और एल है ना उसकी जगह पे माइनस लिखा हुआ मिल जाए। जैसे मान लो ये डी नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ गया कहीं पे प्लस लैक्टिक अम्ल, तो प्लस लैक्टिक अम्ल का मतलब क्या हुआ, डी लैक्टिक अम्ल आपसे पूछ रहे हैं वो, ठीक है। और माइनस लैक्टिक अम्ल पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो एल जो है लैक्टिक अम्ल की संरचना आपसे पूछी जा रही है। बिल्कुल सिंपल है, वह मिश्रण जिसमें डी और एल समावयवों की मात्रा, वह मिश्रण जिसमें डी और एल समावयवों की मात्रा समान होती है। और समान का मतलब क्या हुआ कि 50% तो क्या हो डी और 50% ही क्या हो एल। वह मिश्रण जिनके अंदर डी और एल समावयवों की क्या होती है, समान मात्राएं होती है, उसको अपन बोलते हैं डीएल मिश्रण या प्लस माइनस मिश्रण या रेसिमिक मिश्रण, ठीक है। अब रेसिमिक मिश्रण की परिभाषा हो गई। रेसिमीकरण किसे कहेंगे, तो रेसिमिक मिश्रण बनने की क्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। रेसिमिक मिश्रण बनने की क्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर और कारण पूछ सकते हैं आपसे कि रेसिमीकरण जो है वो होता क्यों है, ठीक है। तो उसका कारण जो है वो है कि अभी मैंने आपको किरेल का मतलब बताया था, जो किरेल होता है ना, किरेल उसका मतलब बताया था मैंने आपको असममित, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक यौगिक आपके सामने इस तरीके से बना दूं, ये वाला यौगिक, ठीक है, इस यौगिक को पहले ये लैक्टिक अम्ल था, अब इसका जो नाम है वो है टार्ट्रिक अम्ल। क्या नाम है, टार्ट्रिक अम्ल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि टार्ट्रिक अम्ल जो है वो ध्रुवण अगुणक क्यों होता है जबकि इसमें 2 किरेल कार्बन होते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी एक ऐसे उदाहरण ऐसे यौगिक का नाम बताइए या एग्जाम उदाहरण लिखिए, नाम लिखिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, संरचना सूत्र पूछ सकते हैं, जिसमें किरेल कार्बन होने के बावजूद भी वो ध्रुवण अगुणक होता है। किरेल कार्बन होने के बावजूद भी, तो देखो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि अगर मैं इस यौगिक को यहाँ से काट देता हूं, यहाँ से, अब इसको इसके ऊपर उल्टो तो देखो COOH इसके ऊपर आ जाएगा, ये पूरी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर कारण जो लिखेंगे ना, कारण नंबर जो 1 होगा वो होगा किसी सम्मित अणु का, सॉरी किसी असम्मित अणु का सम्मित अणु में परिवर्तित होना। पहला कारण मतलब आप लिख सकते हैं रेसिमिक मिश्रण बनने के कारण। इसमें पहला कारण है किसी असम्मित अणु का सम्मित अणु में परिवर्तन होना, किसी असम्मित अणु का सम्मित अणु में परिवर्तन होना, पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो है कि इसको अपन इसके ऊपर रख रहे हैं, ऐसे उलट रहे हैं इसके ऊपर, तब जो है ना ये रेसिमिक मिश्रण बन रहा है, जिसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन। विन्यास के प्रतिलोमन के कारण या किसी यौगिक के विन्यास का उलट जाना, उसकी वजह से क्या बनता है, रेसिमिक मिश्रण बनता है। तो मैंने 4 चीजें आपको बताई है, चारों चीजें जो है वो थ्योरेटिकल है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी यौगिक में किरेल कार्बन हो तो भी वो ध्रुवण अगुणक हो सकता है। ये दोनों जो संरचनाएं हैं वो ध्रुवण अगुणक संरचना है, इनमें कोई सा भी डी नहीं होगा, कोई सा भी एल नहीं होगा, क्योंकि डी और एल तो ध्रुवण गुणक होते हैं।
अगर रेसिमी मिश्रण के लिए पूछा जाए आपसे कि रेसिमी मिश्रण ध्रुवण गुणक होगा या अगुणक होगा, तो आपका आंसर होगा अगुणक। क्यों? क्योंकि इसमें डी 50% है, एल भी 50% है। उससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। जैसे मान लो इन दोनों को अलग अलग लेते हैं ना, अलग अलग, तब तो ये ध्रुवण गुणक है, लेकिन जब इसको मिश्रण बना दिया यहाँ पर तो कैसा हो गया, ये ध्रुवण अगुणक हो गया। कैसा हो गया? ध्रुवण अगुणक। तो रेसिमी मिश्रण ध्रुवण अगुणक होता है। तो आप नोट कर लेना कि टार्टरिक अम्ल जो है उसमें किरेल कार्बन होने के बावजूद भी ये ध्रुवण अगुणक होता है। अब देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इन दोनों की जगह पे CH3 लगा दूं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाइओल, क्योंकि दो OH के अंदर ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ये भी ध्रुवण अगुणक होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई से भी एग्जाम्पल बना सकते हो। यहाँ पर Br की जगह पे हेलोजन लगा दो, OH की जगह पे हेलोजन लगा दो, कोई भी BrCl ऐसे, ठीक है, तो भी एग्जाम्पल आप मन से बना सकते हैं। उसके बाद में एक चीज और नोट लगा के लिख लो आप कि कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता, नहीं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो ध्रुवण गुणक होते हैं। ये दो नाम याद रखने हैं आपको, कंपटीशन में आता है क्वेश्चन ये। इनमें और इनमें अंतर क्या हुआ कि टार्टरिक अम्ल, ब्यूटेन 2,3 डाइओल या 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये जो होते हैं ना वो ऐसे यौगिक हैं जिनमें किरेल कार्बन होने के बावजूद भी ध्रुवण अगुणक होते हैं। और बाइफेनिल और एलिन्स, ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता लेकिन फिर भी ये ध्रुवण गुणक होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ कभी कभी ऐसे पूछ लेते प्रतिबिंब रूप। तो देखो प्रतिबिंब रूप की परिभाषा पूछी जाए आपसे तो प्रतिबिंब रूप के नाम से ही पता लग रहा है आपको कि वे यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब बन सकते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिबिंब रूप। जैसे डी और एल अभी ने बनाए थे, वो एक दूसरे के क्या थे, प्रतिबिंब रूप थे। अगर कोई प्रतिबिंब रूप नहीं हो तो अप्रतिबिंब रूप होगा, जिसको हम बोलते हैं विवरिम समावयवी। क्या? विवरिम समावयवी। ठीक है, ऐसे भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि प्रतिबिंब रूपों में किस चीज का अंतर होता है। तो प्रतिबिंब रूपों के सभी भौतिक गुण समान होते हैं, केवल जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसके तल के प्रति अलग अलग व्यवहार ये करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है केवल। तो देखो इस तरीके से अपन ने चैप्टर को आज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। और किसी भी तरह का आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।